हेलो एवरीवन, वेलकम टू यू ऑल स्टडी फॉर मैथ। तो चलिए कुछ ज्ञान बांटना शुरू करते हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 10.4 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखिए, इस पूरे एक्सरसाइज में यहाँ पे हम क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले वाली एक्सरसाइज में हम लोगों ने डॉट प्रोडक्ट के बारे में डिस्कस किया था। जनरली वहाँ पे आप लोग को एक चीज़ याद होगी कि वहाँ पे हम जब भी डॉट प्रोडक्ट निकालते थे दो वेक्टर्स का, तो वो हम जीरो के इक्वल कब रखते थे, जब ए और बी जो है वो क्या रहते थे, परपेंडिकुलर रहते थे। एक कंडीशन यहाँ पे ये रहा करती थी डॉट प्रोडक्ट में। उसी तरीके से यहाँ पे एक कंडीशन होती है क्रॉस प्रोडक्ट में। क्रॉस प्रोडक्ट्स जो हैं उनका जो मल्टीप्लिकेशन मतलब क्रॉस प्रोडक्ट कब ज़ीरो होता है, जब ए और बी जो है वो क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट तब ज़ीरो होता है जब ए और बी पैरेलल होते हैं, और डॉट प्रोडक्ट में क्या रहता था, ये तब ज़ीरो हुआ करते थे जब क्या रहते थे, ये परपेंडिकुलर रहते थे। क्लियर हो गया? ये चीज़ आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड वेक्टर ए एंड वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड। क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड हमको फाइंड करना है इफ़ हमें ए गिवन है और बी गिवन है। तो देखिए, ए वेक्टर क्या है, आई माइनस 7j प्लस 7k, और बी वेक्टर क्या है, 3i माइनस 2j प्लस 2k। अब क्रॉस प्रोडक्ट किस तरीके से फाइंड करते हैं ये मैंने आपको इंट्रोडक्शन में क्लियर किया था, बट ये बिल्कुल मैट्रिक्स जैसा पैटर्न है, और मैट्रिक्स चैप्टर, डिटरमिनेंट चैप्टर मैंने बहुत ही क्लियर समझाया है। आई थिंक जितना ईजी तरीके से, और हर एक क्वेश्चन को मैंने इतना ज़्यादा सॉल्व करा रखा है, हर एक क्वेश्चन को छोटी से छोटी स्टेप भी मैंने कहीं भी स्किप नहीं की है। हर एक क्वेश्चन को बहुत क्लियर समझाया था मैट्रिक्स में। वो इसलिए समझाया गया था ताकि आप लोग के मार्क्स बिल्कुल भी ना कट सके। वो बहुत ही स्कोरिंग चैप्टर है, आपको हर एक चीज़ का सॉल्यूशन प्रोवाइड किया है मैंने मेरी वीडियोज़ में। मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट्स में जितने भी सॉल्यूशंस हैं सबको बहुत ही ज़्यादा डिटेल में समझाया गया। तो आई होप जिन बच्चों ने मेरी वीडियोज़ देखी है मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट्स वाली, मुझे नहीं लगता कि उनको कोई भी कन्फ्यूजन है। बट हाँ, जो बच्चे न्यू हैं, जिनको नहीं पता है कि मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट किस तरीके से सॉल्व किए जाते हैं या आप लोग भूल गए हैं, तो यहाँ पे मैं एक बार थोड़ा सा फिर से रिपीट करा देती हूँ। देखिए, हम लोग जब भी इस तरीके का क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करना होता है तो हम क्या करते हैं, अगर हम लोग को आई के टर्म्स फाइंड करनी है तो हम लोग आई का ये कॉलम साइड, फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट रो को हाइड कर लेते हैं। जो बची हुई टर्म्स है उसका मल्टीप्लाई होता है, जैसे -7 मल्टीप्लाई विथ 2 एंड 7 मल्टीप्लाई विथ -2, और इन दोनों के बीच में नेगेटिव का साइन परमानेंट है। फिर जब हम लोग जे का फॉर्म सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे भी नेगेटिव का साइन आता है। आपको पता ही है किस तरीके से सॉल्व होता है, पॉजिटिव देन नेगेटिव देन पॉजिटिव। इस तरीके से हमारा क्रॉस प्रोडक्ट सॉल्व होता है। तो इसलिए ये साइन आपको हमेशा याद रखना है। ये मैट्रिक्स में मैंने क्लियर कर दिया है। यही चीज़ हम जे के लिए देखेंगे। तो फर्स्ट कॉलम एंड सेकेंड रो को, फर्स्ट रो को और सेकेंड कॉलम को हम लोग स्किप कर देंगे तो क्या बच रहा है, 1 इंटू 2 एंड 7 इंटू 3। देन इसके बाद हम किसके लिए देख रहे हैं, के के लिए। तो यहाँ पे हम लोग के लिए स्किप करेंगे तो क्या क्या स्किप करना पड़ेगा, फर्स्ट रो एज इट इज स्किप होगी, और साथ ही साथ में थर्ड कॉलम स्किप होगी। जो बच रहे हैं उसका मल्टीप्लाई होगा, 1 का -2 से मल्टीप्लाई एंड 3 का -7 से मल्टीप्लाई। इतना क्लियर हो गया। वही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी है, देखिए -7 मल्टीप्लाई विथ 2, माइनस का साइन एज इट इज, देन यहाँ पे इस तरीके से ब्रैकेट भी कर सकते हैं, 7 मल्टीप्लाई विथ माइनस का 2i माइनस। जब हम जे के लिए फाइंड करेंगे तो 1 इंटू 2, ये स्किप हो गया, तो यहाँ इससे मल्टीप्लाई, इसका इससे मल्टीप्लाई, तो -7 इंटू 3j प्लस 1 इंटू 2 -7 मल्टीप्लाई विथ 3k। अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए 2 7 ज़ा 14, नेगेटिव का साइन इसलिए माइनस में, यहाँ पे भी 2 7 ज़ा 14, नेगेटिव का साइन नेगेटिव का साइन, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव। तो माइनस का 14 प्लस का 14i माइनस, यहाँ पे देखिए 2 मल्टीप्लाई विथ 1 इज 2, एंड यहाँ पे 3 7 ज़ा 21, वो भी किसमें, नेगेटिव में रहेगा, बिकॉज बाहर नेगेटिव है, अंदर की दोनों टर्म्स क्या है, पॉजिटिव है। जे प्लस यहाँ पे देखिए 2 इंटू 1 इज 2 एज इट इज। यहाँ पे नेगेटिव का साइन किस तरीके से आया वो देखिए, बिकॉज जब इसका इससे मल्टीप्लाई हुआ तो 1 का किससे मल्टीप्लाई हुआ था, -2 से। यहाँ पे -2 लिखिएगा। क्लियर हो गया इतना। -2 एंड 3 7 ज़ा 21, ये नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। क्लियर हो गया सबको किस तरीके से हमारी टर्म्स आई हैं। अब देखिए, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव सेम टर्म से 0 हो जाएगा। 21 में से 2 जाएगा तो बचेगा आपका 19। 19 जो है वो नेगेटिव रहेगा, बिकॉज बड़ी टर्म में माइनस है, तो यहाँ पे नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। यहाँ पे देखिए आप लोग 21 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 19, पॉजिटिव का 19, तो यहाँ पे आएगा 19k। अब हमें क्या मिल गया है, ए और बी का क्रॉस प्रोडक्ट हमको मिल गया है। अब हम क्या फाइंड करेंगे, इसका मैग्नीट्यूड, बिकॉज हमें क्या फाइंड करना है, ए और बी, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। तो वही हम डायरेक्ट फाइंड कर लेते हैं, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड विच इज इक्वल्स टू, किस तरीके से फाइंड करते हैं, x² प्लस y² प्लस z²। एक्स की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 19 है एंड z की वैल्यू भी 19 है।
पुट कर दीजिए 0 का स्क्वायर प्लस 19 का स्क्वायर प्लस 19 का स्क्वायर, 0 का तो कोई मीनिंग नहीं है, 19 का स्क्वायर प्लस 19 का स्क्वायर। अब यहाँ पे दोनों टर्म्स 19 है, हम लोग 19 का स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, अंदर क्या बचेगा, यहाँ से भी बचेगा 1 और यहाँ पे भी बचेगा 1, तो 1 + 1 = 2। तो देखिए 19 का स्क्वायर मल्टीप्लाई विद 2, अब यहाँ पे स्क्वायर है और रूट है तो स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 19 बाहर आ जाएगा, √2 से मल्टीप्लिकेशन में ये रहेगा। क्लियर हो गया, यही आपका फाइनल आंसर है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। Find a unit vector perpendicular to each of the vector a plus b and a minus b where a क्या है हमारे पास 3i + 2j + 2k और b क्या है i + 2j - 2k। सबसे पहले हम a + b फाइंड करेंगे एंड a - b। जब ये दोनों फाइंड हो जाएंगे तो हम क्या फाइंड करेंगे नेक्स्ट, इनका क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करने के बाद हम लोग क्या यूज़ करेंगे, परपेंडिकुलर वेक्टर को फाइंड करने का क्या फॉर्मूला होता है, सबसे पहले अपर साइड में हमारा क्रॉस प्रोडक्ट आएगा और अपॉन में उसका मैग्नीट्यूड आएगा। क्लियर हो गया, तो सबसे पहले हम इसे फाइंड करते हैं, उसके बाद आगे का सॉल्यूशन देखते हैं। तो देखिए a विच इज इक्वल्स टू 3i + 2j + 2k, b विच इज इक्वल्स टू i + 2j - 2k। यहाँ पे हमें एडिशन देखना है, तो a + b तो 3i + 2j + 2k + i + 2j - 2k। तो देखिए 3 + 1 = 4i और यहाँ पे देखिए प्लस का 2j, यहाँ पे भी प्लस का 2j, तो 2 + 2 = 4। यहाँ पे देखिए प्लस का 2k एंड माइनस का 2k कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्या बच रहा है 4i + 4j। इतना क्लियर हो गया। अब हम इसका नेगेटिव भी देख लेते हैं, वेक्टर a माइनस वेक्टर b विच इज इक्वल्स टू 3i + 2j + 2k माइनस ब्रैकेट के अंदर i + 2j - 2k। साइन चेंज होंगे जब ये नेगेटिव साइन अंदर जाएगा, जब ब्रैकेट ओपन होगा तो देखिए क्या बन रहा है 3i + 2j + 2k - i - j + 2k। अब इसे थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, 3 + 1 तो यहाँ पे कैंसिल आउट होगा बिकॉज 3 और ये क्या है -1, तो यहाँ पे 3 में से 1 जाएगा तो आपको बचेगा 2i, यहाँ पे देखिए 2 एंड यहाँ पे क्या है -2 कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहाँ पे देखिए क्या है प्लस का 2, यहाँ पे भी प्लस का 2, 2 + 2 = 4। तो क्या वैल्यूज आ रही है हमारे पास 2i + 4k। इतना क्लियर हो गया, पॉजिटिव एंड नेगेटिव हमने फाइंड कर लिए हैं। अब क्या फाइंड करना है, इनका क्रॉस प्रोडक्ट, तो a + b वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट विद a - b वेक्टर विच इज इक्वल्स टू i j k। यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम a + b की वैल्यूज लिखेंगे, क्या है 4 4 एंड 0, बिकॉज यहाँ पे k की वैल्यू क्या है 0k। इतना क्लियर है, तो लिखिए 4 4 एंड 0। सेकेंड टर्म क्या है नेगेटिव वाली 2 + 4 और यहाँ पे j की वैल्यू 0 है तो 2 0 4। इतना क्लियर हो गया। अब क्रॉस प्रोडक्ट आपको फाइंड करना आता है, i के लिए जब फाइंड करना है तो फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम को हम हाइड कर देंगे, 4 × 4 = 16 एंड 0 का किसी से मल्टीप्लाई होगा तो वो 0 ही होना है। सेकंड देखिए जब हम j का फाइंड करेंगे तो सबसे पहले बाहर नेगेटिव का साइन, फिर j के फर्स्ट रो को तो हाइड करेंगे ही करेंगे, साथ में j वाली जो रो है कॉलम 2 वो हम हाइड कर देंगे। क्या बच रहा है 4 से मल्टीप्लाई तो 4 4 = 16 एंड 0 का किसी भी टर्म से मल्टीप्लाई तो वो 0। इतना क्लियर हो गया। अब हम k के लिए फाइंड करते हैं, तो वही फर्स्ट रो हाइड होगी एंड थर्ड कॉलम हाइड होगी। क्या बच रहा है 4 का 0 से मल्टीप्लाई तो 0 एंड 4 का 2 से मल्टीप्लाई तो 8। इतना क्लियर हो गया। तो देखिए 16 - 0i - 16 - 0j + 0 - 8k, यही हमारी वैल्यूज़ है। अब हम लोग उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, 16i यहाँ से क्या बचेगा हमारा 16j और यहाँ पे क्या बचेगा -8k। अब हमारे पास इसका क्रॉस प्रोडक्ट भी आ गया है। अब हम डायरेक्टली क्या करेंगे, परपेंडिकुलर वेक्टर में फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और सॉल्व करेंगे। तो परपेंडिकुलर वेक्टर के लिए हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट और इनके साथ में इनका मैग्नीट्यूड का सॉल्यूशन, तो जिसके कारण से हमें i j k साथ में एक एडिशन फॉर्म में ये दिखेंगे। तो देखिए इनका क्रॉस प्रोडक्ट की वैल्यू क्या है 16i - 16j - 8k अपॉन इसका मैग्नीट्यूड देख लीजिए x² + y² + z²। x की वैल्यू है 16, y की वैल्यू है 16 और z की वैल्यू है 8। तो लिखिए 16 का स्क्वायर - 16 का स्क्वायर - 8 का स्क्वायर। 16 का स्क्वायर होता है 256, 8 का स्क्वायर होता है 64। तो लिखिए 256 + 256 + 64, इन तीनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी 576। 16i - 16j - 8k अपॉन √576। अब 576 का स्क्वायर क्या होता है 24, 24 जो है स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास डायरेक्टली 24। इतना क्लियर हो गया। अब इन पूरी टर्म्स को हम अलग अलग सेपरेट करके लिखेंगे i j k के फॉर्म में, 16/24i - 16/24j - 8/24k। इसको हम 8 की टेबल से डिवाइड मतलब कैंसिल आउट कर देंगे 8 की टेबल से। तो देखिए क्या बच रहा है हमारे पास, यहाँ पे हम कैंसिल करेंगे तो 2/3 i, यहाँ पे कैंसिल करेंगे तो -2/3j, यहाँ पे हम कैंसिल करेंगे तो 1/3k। इतना सबको क्लियर हो गया।
अब देखो बच्चों, यहाँ तक जो आपका आंसर है वो बिल्कुल करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं। बट अकॉर्डिंग टू द बोर्ड एग्जामिनेशन आंसर शीट, हम जब बोर्ड एग्जाम की बात करते हैं तो वहाँ पे हमें एकदम करेक्ट आंसर लिखना होता है, तो आपको कुछ बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए। यहाँ पे हमने क्या फाइंड किया था, ए प्लस बी वैक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट विद ए माइनस बी वैक्टर के साथ में। यहाँ पे हमने क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड किया था, तो हमें क्या मिली टर्म्स, 2/3 आई जो है वो पॉजिटिव है, नेगेटिव की जे की वैल्यू है और के की वैल्यू है। इतना क्लियर हो गया। बट अगर इसकी जगह पे हमें इस तरीके से टर्म होती, कैसे, ए माइनस बी क्रॉस प्रोडक्ट विथ ए प्लस बी, तो ये जो नेगेटिव के साइन है वो पॉजिटिव हो जाएंगे, पॉजिटिव के साइन नेगेटिव हो जाएंगे। चीज़ें चेंज होंगी साइन में, क्वेश्चंस में या फिर वैल्यू में कुछ भी चेंजेस नहीं होंगे। चेंजेस किस में होंगे, साइन में। जैसे यहाँ पे जो भी टर्म्स पॉजिटिव है वो नेगेटिव होंगी, जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव होंगी। तो देखिए यहाँ पे आपका आएगा -2/3 आई प्लस 2/3 जे प्लस 1/3 के। नेगेटिव टर्म पॉजिटिव हो गई, पॉजिटिव टर्म नेगेटिव हो गई। अब ऐसा किस लिए किया गया है, क्वेश्चन में हमको सिर्फ और सिर्फ ये दिया गया था कि हमें a प्लस बी और a माइनस बी को पहले सॉल्व करना है, उसके बाद इसकी वेक्टर वैल्यूज फाइंड, मतलब क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करना है। क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करने के बाद इसका मैग्नीट्यूड एंड इसको सिंप्लीफाई करना है। ये हमको क्वेश्चन में बोला गया था। और क्या फाइंड करना था हमको, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर फाइंड करना था। किसके साथ, वेक्टर्स के साथ में जो हमारा वेक्टर की वैल्यूज है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है अकॉर्डिंग टू द यूनिट वेक्टर। ये हमको फाइंड करना है। तो यहाँ पे हम अगर इस तरीके से सॉल्व करेंगे तो हमारी टर्म पॉजिटिव आई है, राइट। बट अगर इस तरीके की जगह इस तरीके से हमें सॉल्व करना रहा तो हमारी टर्म्स नेगेटिव भी हो सकती हैं। इसका मतलब बस मैं ये समझाना चाहती हूँ कि इस कंडीशन में हो चाहे इस कंडीशन में हो, क्वेश्चन में हमको कंडीशन गिवन नहीं है कि हमको क्रॉस प्रोडक्ट ए प्लस बी देन ए माइनस बी के साथ करनी है, या फिर ए माइनस बी पहले और ए प्लस बी बाद में। इस तरीके से हमें क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करना है, हमें पता नहीं है क्योंकि हमें क्वेश्चन में गिवन नहीं है। दैट्स वाई हम एक कॉन्स्टेंट साइन लेके चलेंगे। और वो कांस्टेंट साइन क्या होगा, इस पूरी की टर्म को एज इट इज लिख दीजिए और इसके आगे प्लस माइनस लगा दीजिए। अब प्लस माइनस क्यों, बिकॉज यहाँ पे पॉजिटिव टर्म्स भी हो सकती है, नेगेटिव टर्म्स भी हो सकती है। अब ऐसा क्यों, बिकॉज मैंने अभी बताया कि क्वेश्चन में ये गिवन नहीं है कि क्रॉस प्रोडक्ट में पहले पॉजिटिव दैन नेगेटिव है या पहले नेगेटिव दैन पॉजिटिव है। ये चीज़ क्वेश्चन में गिवन नहीं है क्रॉस प्रोडक्ट के साथ में। दैट्स वाई हम पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइन दोनों अप्लाई करेंगे। अब ये पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइन जब अंदर जाएगा तो यहाँ पे देखिए पॉजिटिव टर्म है तो ये एज इट इज साइन लग जाएगा, बट यहाँ पे क्या है, नेगेटिव है। तो नेगेटिव जब इस साइन के साथ में सॉल्व होगा तो क्या आ जाएगा, प्लस माइनस। मतलब पहले आपका माइनस आएगा फिर प्लस आएगा, अपर साइड में माइनस चला जाएगा, डाउन साइड में प्लस आ जाएगा, बिकॉज यहाँ पे नेगेटिव का साइन है। यही चीज इस वाले के साथ भी होगी। क्लियर हो गया। तो ओवरऑल क्या आ रहा है, प्लस माइनस 2/3 आई माइनस प्लस 2/3 जे माइनस प्लस 1/3 के। यही आपका आंसर है। आपको मेन यहाँ पे ध्यान रखना है, बिकॉज यहाँ पे जो टर्म है क्रॉस प्रोडक्ट की वो हमको क्वेश्चन में नहीं गिवन है कि आप लोगों को ए प्लस बी का क्रॉस प्रोडक्ट ए माइनस बी के साथ में निकालना है या फिर नेगेटिव टर्म का पॉजिटिव टर्म के साथ में क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है। ये हमको क्वेश्चन में गिवन नहीं है, इसलिए साइन का कंफ्यूजन बच्चों को हो जाता है। तो ये चीज़ आपको बस ध्यान में रखनी है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इफ अ यूनिट वेक्टर ए मेक्स एंगल π/3 विथ आई, π/4 विथ जे एंड एन एक्यूट एंगल थीटा विथ के, देन फाइंड द थीटा एंड हैज द कंपोनेंट्स ऑफ ए। हमें ए के कंपोनेंट्स फाइंड करने हैं, साथ ही साथ में थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। सबसे पहले क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है हम उस पर ध्यान देते हैं। हमारा ए जो है वो क्या है, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर इसका क्या मीनिंग है कि इसका जो मैग्नीट्यूड है वो किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। हमारा जो वेक्टर है वो कभी भी अगर यूनिट वेक्टर लिखा जाता है तो उसका मैग्नीट्यूड हमेशा 1 होता है। ये क्लियर है, इससे पहले वाली एक्सरसाइज में इसी तरीके से सॉल्व किए गए हैं क्वेश्चन। सेकेंड चीज देखिए, हमारे पास ए टर्म है, इसकी वैल्यूज नहीं गिवन है, इसका मतलब हम एक स्टैंडर्ड फॉर्म लिख देते हैं वेक्टर का, जो कि क्या है, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। ये दोनों चीजें किस तरीके से लिखी है मैंने, क्लियर हो गया। साथ ही साथ में इसका मैग्नीट्यूड जब हम फाइंड करेंगे तो किस तरीके से करेंगे, हमारे पास ए जो है वो उसके मैग्नीट्यूड की वैल्यू क्या है, 1 है, तो इसके इक्वल में आपका 1 आएगा। और हमारे पास जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है उसके मैग्नीट्यूड का किस तरीके से हम फॉर्म करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो ये मैग्नीट्यूड की वैल्यू क्या है हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू 1। इसको इक्वेशन 1 कंसिडर कर लीजिए। यहाँ तक क्लियर हो गया। कुछ नहीं, बस उसको एक्सपांड करके जो उसका फॉर्मूला होता है जब हम मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। इक्वल टू 1 जो है वो यूनिट वेक्टर की वैल्यू ही होती है, वही चीज़ यहाँ पे लिखी है और एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं किया गया है। अब आप लोग थोड़ा डायग्राम को रिवीजन कर लीजिए। देखिए ये एक्सिस आपकी एक्स जो रहती है इसी को हम आई कहते हैं, वाई एक्सिस जो रहती है इसी को हम जे कहते हैं, ये जो जेड एक्सिस है इसको हम के कहते हैं। ये तो आपको पता ही है। एंगल्स इसको हम कहते हैं अल्फा, इसको हम कहते हैं बीटा, इसको हम कहते हैं गामा। ये किस फॉर्म में कहते हैं हम लोग, डायरेक्शन कोसाइन का जो फॉर्मूला होता है उसके अकॉर्डिंग ये डायग्राम बनता है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग जो है वो एंगल्स फाइंड करते हैं। यही चीज़ जो है हमें इस क्वेश्चन में अप्लाई करनी है और हमें थीटा फाइंड करना है। तो देखिए डायरेक्शन कोसाइन LMN यही होते हैं।
सबसे पहले हम एल फाइंड करते हैं। एल क्या होता है आपका अल्फा, तो देखिए कॉस अल्फा विच इज इक्वल्स टू एक्स बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए विच इज इक्वल्स टू, यहाँ पे अल्फा की वैल्यू क्या है, देखिए यहाँ पे क्या है π/3 विथ आई, ये अल्फा जो है वो किस में है, ऑब्वियस सी बात है आई में, और यहाँ पे आई की टर्म क्या है, हमें π/3 गिवन है, तो लिख दीजिए cos π/3 विच इज इक्वल्स टू x/1 बिकॉज मैग्नीट्यूड की वैल्यू 1 है। तो देखिए cos π/3 की वैल्यू क्या आती है 1/2, तो x की वैल्यू आपकी आ जाएगी 1/2, एक टर्म हमारी निकल गई। इसी तरीके से हम y फाइंड करेंगे, इसी तरीके से हम z फाइंड करेंगे। सो देखिए नेक्स्ट cos बीटा विच इज इक्वल्स टू y अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए। अब हमें बीटा की वैल्यू क्या गिवन है π/4, तो cos π/4 विच इज इक्वल्स टू 4/1। अब इसके लिए आपको इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक याद होना बहुत ज़रूरी है कि एग्जैक्ट किसकी क्या वैल्यू होती है। cos π/4 की वैल्यू क्या होती है 1/√2, तो y की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी 1/√2। इतना क्लियर हो गया, x और y की वैल्यू आ गई। अब हम z के लिए देखते हैं। cos गामा विच इज इक्वल्स टू z अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ a विच इज इक्वल्स टू, हमारे पास गामा की वैल्यू क्या गिवन है थीटा, बिकॉज वहाँ पे क्या लिखा हुआ एक्यूट एंगल थीटा, तो इसलिए यहाँ पे cos थीटा पुट करेंगे। cos थीटा विच इज इक्वल्स टू z अपॉन 1, तो यहाँ पे z की वैल्यू आ रही है आपकी cos थीटा। इतना सबको क्लियर हो गया, x y z की वैल्यू हमारे पास आ गई है। अब ये जो x y z की वैल्यू है ये हम इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। इक्वेशन 1 क्या है आपकी x² प्लस y² प्लस z² विच इज इक्वल्स टू 1। एक्स वाई जेड की हमारे पास वैल्यूज आ गई, पुट कर दीजिए। x की वैल्यू 1/2 का स्क्वायर प्लस y की वैल्यू 1/√2, z की वैल्यू है cos स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल्स टू 1। स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड स्क्वायरिंग कर देंगे जिसके कारण से रूट कैंसिल आउट हो जाएगा। तो देखिए ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड रूट 1/2 का स्क्वायर प्लस 1/√2 का स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल और 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। ओवरऑल क्या आ रहा है वो देखिए, यहाँ पे क्या बच रहा है 1/2 का स्क्वायर तो 1/4 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे देखिए स्क्वायर से रूट कैंसिल तो क्या बच रहा है 1/2, यहाँ पे मेरा क्या होगा cos स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल्स टू 1। इतना सबको क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे हमें क्या फाइंड करना है, थीटा फाइंड करना है, तो उसके अलावा जितनी भी टर्म्स है हम राइट हैंड साइड भेजेंगे। तो ये जो दोनों टर्म्स पॉजिटिव हैं नेगेटिव हो जाएंगी अगर राइट हैंड साइड जाएगी। तो देखिए cos स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल्स टू 1 - 1/2 - 1/4, इसका एलसीएम लेंगे तो देखिए क्या आ रहा है cos स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल्स टू 4 - 2 - 1/4। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 1/4 cos स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल्स टू 1/4। अब ये जो स्क्वायर है ये राइट हैंड साइड जाएगा तो रूट में चेंज हो जाएगा, cos थीटा विच इज इक्वल्स टू रूट 1/4। अब 4 जो है वो किसका स्क्वायर है 2 का, स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो जाएगा तो क्या बचेगा cos थीटा विच इज इक्वल्स टू 1/2। अब cos थीटा में मतलब cos की टर्म में टेबल जो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल होती है इसमें 1/2 कब आता है π/3 में, तो लिख दीजिए cos थीटा विच इज इक्वल्स टू cos π/3। cos से cos कैंसिल क्या बच रहा है थीटा इक्वल्स टू π/3। थीटा की टर्म आ गई है तो z की वैल्यू क्या आ जाएगी, z क्या था आपका z इक्वल्स टू cos थीटा, और cos थीटा की वैल्यू क्या है हमारे पास ये cos थीटा की वैल्यू 1/2 है, तो लिख दीजिए z इक्वल्स टू 1/2। एक्स वाई जेड की वैल्यू भी आ गई और हमारे पास थीटा की वैल्यू भी आ गई, यही आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, शो दैट वेक्टर a माइनस बी क्रॉस प्रोडक्ट विद a प्लस बी विच इज इक्वल्स टू 2a क्रॉस b। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे और फिर राइट हैंड साइड के ये इक्वल ही आएगा। लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करें तो राइट हैंड साइड आपकी अपने आप आ जाएगी। तो देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, इनका क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो देखिए a माइनस बी क्रॉस प्रोडक्ट विथ a प्लस बी। अब जब भी हम डॉट प्रोडक्ट अप्लाई करते थे तो देखिए किस तरीके से करते थे, a माइनस बी डॉट प्रोडक्ट विथ a प्लस बी। अगर इसी टर्म को हम डॉट प्रोडक्ट में देखें तो कैसे करते थे, पहले a का इस पूरे टर्म के साथ डॉट प्रोडक्ट, फिर b का इस पूरे टर्म के साथ में हमारा डॉट प्रोडक्ट होता था। इसी तरीके से हम लोग डॉट प्रोडक्ट फाइंड किया था, तो वही सेम चीज़ किस में होगी आपकी क्रॉस प्रोडक्ट में। तो देखिए इस a का पहले इस पूरे के साथ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मतलब क्रॉस प्रोडक्ट, और फिर b के साथ इस पूरी टर्म का क्रॉस प्रोडक्ट। देखिए a क्रॉस प्रोडक्ट विथ a प्लस बी माइनस b क्रॉस प्रोडक्ट विथ a प्लस बी। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं, a क्रॉस a प्लस a क्रॉस b माइनस a क्रॉस a माइनस b क्रॉस b। तो देखिए यहाँ पे ये जो दो वैल्यूज़ हैं वो बिल्कुल सिमिलर है। अब अकॉर्डिंग टू हम डॉट प्रोडक्ट की अगर बात करें तो वो किस तरीके से रहता था, i डॉट आई विच इज इक्वल्स टू 0, i डॉट जे विच इज इक्वल्स टू 1, सॉरी i डॉट आई विच इज इक्वल्स टू 1 एंड i डॉट जे विच इज इक्वल्स टू 0। बिकॉज यहाँ पे एंगल क्या बनता था 90 डिग्री और cos 90 क्या होता है आपका 0, और यहाँ पे एंगल बनता था आपका 0 और cos 0 क्या होता था 1। दैट्स वाई यहाँ पे वैल्यू आती थी 1, यहाँ पे 0। ये आपको पता है डॉट प्रोडक्ट में इस तरीके से होता था। अब यहाँ पे तो हमारे क्रॉस प्रोडक्ट की बात आ रही है तो थोड़ा सा इसको इंट्रो देखते हैं। तो देखिए एक्स वाई जेड इसी में वैल्यूज क्या रहती है, आई जे के की वैल्यू रहती है हमारी वेक्टर फॉर्म की। तो यहाँ पे आई क्रॉस आई की वैल्यू होती है आपकी 0,
डॉट प्रोडक्ट में 1 होती है, बस क्रॉस प्रोडक्ट में उसका उल्टा होता है। इसलिए आपको क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट बहुत ही ध्यान से सॉल्व करने हैं। बच्चे इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं। डॉट प्रोडक्ट में आपका जो डॉट प्रोडक्ट होता है उसकी वैल्यू आपकी 1 आती है सेम की, और डिफरेंट की क्या आती है 0। बट यहाँ पे आपके जो सेम वैल्यू सेम प्रोडक्ट्स हैं या फिर सेम वैक्टर्स जो हैं उनका क्रॉस प्रोडक्ट आपका 0 आता है, और डिफरेंट वैक्टर्स का जो डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट है, सॉरी, जो डिफरेंट वैल्यूज जो डिफरेंट वेक्टर्स होते हैं उनका क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो अनदर टर्म होती है। जैसे आई क्रॉस जे विच इज इक्वल्स टू के क्रॉस आई विच इज इक्वल्स टू जे, एंड जे क्रॉस के विच इज इक्वल्स टू आई। यहाँ तक क्लियर हो गया किस तरीके से हमारे क्रॉस प्रोडक्ट होते हैं। इसी का अपोजिट देख लीजिए आप, जे क्रॉस आई विच इज इक्वल्स टू माइनस के, आई क्रॉस के विच इज इक्वल्स टू माइनस जे, एंड के क्रॉस जे विच इज इक्वल्स टू माइनस का आई। ये चीज़ें आपको समझ में आई किस तरीके से है। जिस तरीके से डॉट प्रोडक्ट रहता था सिमिलर यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट है। चीज़ क्या चेंज हुई है, यहाँ पे वैल्यूज अलग थी, यहाँ पे चीज़ें अलग है, बस यही चेंज हुआ है, बाकी सब कुछ बिल्कुल सेम है। देखिए यहाँ पे क्या है ए क्रॉस ए, और यहाँ पे क्या है बी क्रॉस बी, सेम टर्म्स है हमारे, सेम वेक्टर्स है, तो इनका सॉल्यूशन क्या आएगा आपका 0 आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे लिख दिया मैंने 0, ए क्रॉस बी माइनस बी क्रॉस ए एंड 0। इतना क्लियर हो गया 0 किस तरीके से है। अब हमारे पास क्या बच रहा है, ये 2 टर्म्स, तो लिख दीजिए ए क्रॉस बी माइनस बी क्रॉस ए। अब इसको जो है इस तरीके से लिखना है तो क्या करेंगे, हम इसको ए क्रॉस बी लिख सकते हैं। ए क्रॉस बी जब लिखेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, नेगेटिव का साइन, बिकॉज मैंने अभी बताया है कि अगर हमारी सिंपल टर्म को हम चेंज करते हैं या रेसिप्रोकल करते हैं तो हमारा साइन जो है वो नेगेटिव में चेंज हो जाता है। जैसे यहाँ पे क्या था आई क्रॉस जे, अब मैंने इसको किस तरीके से लिख दिया, जे क्रॉस आई। इसकी जो वैल्यूज है ओरिजिनल वैक्टर्स की जो टर्म्स है उसको मैंने रेसिप्रोकल कर दिया, तो यहाँ पे आपका नेगेटिव साइन आ गया। वही चीज़ आपकी यहाँ पे भी होगी। जब मैं इसको चेंज करूंगी ए क्रॉस बी में तो यहाँ पे नेगेटिव साइन आएगा, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस बी, क्लियर हो गया। 2 टाइम्स है, एडिशन फॉर्म में है, तो 2a क्रॉस बी आपका राइट हैंड साइड भी आ गया और आपका सॉल्यूशन भी क्लियर हो गया। समझ गए आप लोग। आपको ये चीज़ इसके लिए पता होनी चाहिए। ये जो है आपका क्रॉस प्रोडक्ट का इंट्रो है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, फाइंड डेल्टा एंड म्यू इफ यू आई प्लस 6j प्लस 27k एंड आई प्लस डेल्टा जे प्लस म्यू के विच इज इक्वल्स टू 0 वेक्टर। तो सबसे पहले हमें ए और बी गिवन है, इसका हम क्या फाइंड करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करेंगे, उसी की हेल्प से हमें म्यू की और डेल्टा की वैल्यू मिलेगी। तो देखिए ए क्रॉस बी विच इज इक्वल्स टू आई जे एंड के। यहाँ पे क्या वैल्यूज है हमारे पास, ए वेक्टर की 2 6 27, बी वेक्टर की 1 डेल्टा म्यू, तो 1 डेल्टा म्यू विच इज इक्वल्स टू 0। अब हम इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं अकॉर्डिंग टू द मैट्रिक्स फॉर्म। तो देखिए आई के लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम को हाइड कर देंगे। क्या बच रहा है, 6 का म्यू से मल्टीप्लाई, 27 का डेल्टा से मल्टीप्लाई विद आई। क्लियर हो गया। सिमिलरली यहाँ पे नेगेटिव का साइन तो आएगा ही, बिकॉज जे की टर्म यूज हो रही है तो यहाँ पे नेगेटिव का साइन हमेशा ही रहता है। इस तरीके से हमारा फॉर्म सॉल्व होता है, प्लस माइनस प्लस। तो अब हम जे के लिए फाइंड करना है, तो फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम हटेगी, तो क्या बच रहा है हमारे पास 2 इंटू म्यू एंड 27 इंटू 1 जे। इतना क्लियर हो गया। प्लस अब थर्ड हमें क्या फाइंड करना है, के, तो फर्स्ट रो तो एज इट इज हाइड होगी एंड थर्ड कॉलम हाइड होगी। क्या बच रहा है 2 इंटू म्यू, सॉरी 2 इंटू डेल्टा एंड माइनस 6 इंटू 1 विच इज 6। ये हमारी के टर्म हो गई। इतना क्लियर हो गया। इक्वल्स टू 0। अब इस 0 को हम आई जे के फॉर्म में लिखते हैं, जिसके कारण से कंपेयर करने में इजी रहे। 0i प्लस 0j प्लस 0k कंपेयर कर देते हैं। ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड, यहाँ पे दोनों टर्म्स जो है वो क्या है हमारी सॉल्व करने के लिए हैं, बिकॉज दोनों टर्म्स जो कांस्टेंट है, दोनों टर्म्स जब एक साथ है तो हम लोग किस तरीके से इनकी वैल्यू फाइंड करेंगे, तो इसको हम रहने देते हैं। जो सिंगल टर्म है उसकी वैल्यू फाइंड करना ज़्यादा ईजी रहता है, तो हम उससे पहले लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या है 2 म्यू माइनस 27, तो इसको अलग से लिख दीजिए 27 माइनस म्यू। 27 माइनस म्यू क्यों लिखा, क्योंकि ये जब नेगेटिव साइन ब्रैकेट के अंदर जाएगा तो पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। इसको 0 के इक्वल लेके कंपेयर करेंगे तो देखिए 27 विच इज इक्वल्स टू 2 म्यू, म्यू विच इज इक्वल्स टू 27/2। हमारे पास म्यू की वैल्यू आ गई है। अब हम डेल्टा की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। इस इक्वेशन को भी हम 0 के इक्वल पुट करेंगे। 2 डेल्टा माइनस 6 विच इज इक्वल्स टू 0, 2 डेल्टा विच इज इक्वल्स टू 6 एंड डेल्टा विच इज इक्वल्स टू 6/2। 2 से कैंसिल आउट होगा तो डेल्टा इक्वल्स टू 3। हमारे पास म्यू और डेल्टा की वैल्यू आ गई, वही हमको फाइंड करना था इस क्वेश्चन में। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। given that a dot b which is equals to 0 and a cross b which is equals to 0, what can you conclude about the vector a and b।
यहाँ पे सबसे पहले हमें क्वेश्चन में गिवन है कि ए डॉट बी जो है वो किसके इक्वल है, जीरो के इक्वल है, एंड ए क्रॉस बी वो भी जीरो के इक्वल है। तो आप क्या कॉन्क्लूड करते हैं कि किस हिसाब से ये दोनों प्रोडक्ट्स जो है वो जीरो के इक्वल आ रहे हैं। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि जिस तरीके से डॉट प्रोडक्ट में जीरो के इक्वल कब होता था, परपेंडिकुलर में, और क्रॉस प्रोडक्ट में कब जीरो के इक्वल होता है, पैरेलल में। तो वही चीज़ हमें यहाँ पे बतानी है कि क्या ए जीरो था या फिर क्या बी जीरो है जब ये पूरी की पूरी टर्म जीरो आई है, और ये किस फॉर्म में जीरो होती है। तो देखिए ए डॉट बी विच इज इक्वल्स टू जीरो अकॉर्डिंग टू डॉट प्रोडक्ट, इसका यही सॉल्यूशन होता है। अब देखिए यहाँ पे ये जीरो के इक्वल कब हो सकता है, या तो आपका ए जीरो हो या तो आपका बी जीरो हो, ये तो दोनों में से कोई एक जीरो हो। जरूरी नहीं कि दोनों जीरो, इन दोनों में से कोई एक भी जीरो होगा तब भी हमारा पूरा का पूरा टर्म जीरो हो सकता है। अगर सिर्फ बी जीरो है तब भी एक पूरा का पूरा सॉल्यूशन जीरो, अगर सिर्फ ए जीरो है तब भी पूरा सॉल्यूशन जीरो, अगर दोनों जो है वो जीरो है तब भी हमारा पूरा सॉल्यूशन जीरो है। इतना क्लियर हो गया। अब देखिए अगर मैं इसकी करेक्ट फॉर्मिंग लिखती हूँ तो वो क्या है, ए डॉट बी विच इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए मल्टीप्लाई विथ मैग्नीट्यूड ऑफ बी विथ मल्टीप्लीकेशन ऑफ कॉस थीटा। अब ये जो डॉट प्रोडक्ट है वो जीरो के इक्वल कब आता है, जब ए जो है वो बी के क्या हो, परपेंडिकुलर हो। ए जब बी के परपेंडिकुलर होता है तभी हमारा ए डॉट बी जो है वो किसके इक्वल होता है, जीरो के इक्वल। किसमें, लेकिन डॉट प्रोडक्ट में। अब हम देखते हैं क्रॉस प्रोडक्ट के लिए, ए क्रॉस बी विच इज इक्वल्स टू जीरो अकॉर्डिंग टू द क्रॉस प्रोडक्ट। अब ये जो है यहाँ पे देखिए आप लोग, इसका अगर हम लोग इक्वेशन फॉर्म में देखें तो ए वेक्टर मल्टीप्लाई विद बी वेक्टर, या फिर सॉरी क्रॉस प्रोडक्ट विद बी वेक्टर विच इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए मल्टीप्लाई विथ मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा। अब यहाँ पे आप लोग देखिए ये तो आपका सिर्फ और सिर्फ एक फॉर्मूला है जो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। इसके अकॉर्डिंग आप लोग देखिए यहाँ पे ये जो टर्म्स लिखी हुई हैं, क्या यहाँ पे ए जीरो होगा तो हमारी पूरी वैल्यू जीरो होगी, या हमारा बी जीरो होगा तो भी हमारी पूरी वैल्यू जीरो होगी, या तो ए और बी दोनों जीरो होंगे तब भी हमारी वैल्यू पूरी जीरो होगी। तो यहाँ पे ए क्रॉस बी कब जीरो होता है, जब ए और बी जो है वो आपस में क्या हो, पैरेलल हो। यहाँ पे ए क्रॉस बी तब जीरो होगा जब ए और बी पैरेलल है। यहाँ पे ए डॉट बी कब जीरो होगा, जब ए और बी जो है वो क्या है, परपेंडिकुलर है। बट ये परपेंडिकुलर और पैरेलल एक साथ तो कभी नहीं हो सकते, ये तो अलग अलग कंडीशन से, बिकॉज क्रॉस प्रोडक्ट अलग होता है, डॉट प्रोडक्ट अलग होता है। तो यहाँ पे लिखिए बट एट द सेम टाइम ए एंड बी नेवर बी परपेंडिकुलर और पैरेलल। यहाँ पे एक टाइम पे ना तो ए बी जो है वो परपेंडिकुलर हो सकते हैं ना तो पैरेललोग्राम हो सकते हैं। एक टाइम पे ये लोग ना तो पैरेलल होंगे ना तो परपेंडिकुलर होंगे, राइट। एक साथ में कोई भी कंडीशन वेरीफाइड नहीं है। सो ए विच इज इक्वल्स टू जीरो और बी इक्वल्स टू जीरो और बोथ। तो इसीलिए ये तो आपका ए जीरो होगा, ये तो बी जीरो होगा, ये तो दोनों जीरो होंगे। यहाँ तक क्लियर हो गया। क्वेश्चन में बस हमको थोड़ा सा एक्सप्लेन करने के लिए कहा गया था कि ये जो है किस तरीके से वेरीफाइड है, बस उतना ही हमें करना था। इसमें हमें एग्जाम्पल देके प्रूफ नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, लेट द वेक्टर ए बी सी बी गिवन एज ए आई प्लस ए टू जे प्लस ए थ्री के, बी आई प्लस बी टू जे प्लस बी थ्री के, सी वन आई सी टू जे प्लस सी थ्री के, देन शो दैट ए क्रॉस बी प्लस सी विच इज इक्वल्स टू ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी। ये हमको शो करके बताना है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे, फिर राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। अगर ये दोनों इक्वल आ रही है तो हमारा सॉल्यूशन वैलिड है, नहीं इक्वल आती है तो हम लोग नॉट इक्वल लिख देंगे कि लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। इतना क्लियर हो गया। सबसे पहले ए बी सी तीनों की टर्म्स जो वेक्टर की है वो लिख लेते हैं। ए विच इज इक्वल्स टू ए वन आई प्लस ए टू जे प्लस ए थ्री के, बी इक्वल्स टू बी वन आई प्लस बी टू जे प्लस बी थ्री के, सी विच इज इक्वल्स टू सी वन आई प्लस सी टू जे प्लस सी थ्री के। अब यहाँ पे मैं क्या फाइंड करना है, ए क्रॉस बी प्लस सी। तो यहाँ पे लिखिए सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड की टर्म्स और उसके हिसाब से इसे सॉल्व कीजिए। ए क्रॉस को हम बाद में सॉल्व करेंगे, पहले हम क्या करते हैं, ए प्लस बी को सॉल्व करते हैं, बिकॉज क्रॉस प्रोडक्ट में डायरेक्टली क्या लगेगा, मैट्रिक्स की मेथड यूज होगी। तो यहाँ पे देखिए ए प्लस बी, ए बी की वैल्यूज क्या है, सी की वैल्यूज क्या लिखिए, बी वन आई प्लस बी टू जे प्लस बी थ्री के, सी वन आई प्लस सी टू जे प्लस सी थ्री के। तो यहाँ पे आई जे के की वैल्यूज दो बार है तो हम लोग जो है आई जे के को कॉमन लेते हैं और देखिए क्या बचता है, बी वन प्लस सी वन आई प्लस बी टू प्लस सी टू जे प्लस बी थ्री प्लस सी थ्री के विच इज इक्वल्स टू, यहाँ पे ये किसके साथ में है, हमारा जो क्रॉस प्रोडक्ट है किसके साथ होगा, ए के साथ में। ए के वेक्टर्स क्या है, ए वन आई प्लस ए टू जे प्लस ए थ्री के। दोनों टर्म्स को जो है हम लोग साथ में क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे जिसके कारण से हम इनकी वैल्यूज फाइंड कर पाएंगे। देखिए आई जे के, यहाँ पे हमारे पास ए की वैल्यू क्या है, ए वन ए टू ए थ्री, एंड बी प्लस सी की टर्म्स क्या है हमारे पास, बी वन प्लस सी वन, बी टू प्लस सी टू एंड बी थ्री प्लस सी थ्री। अब यहाँ पे हम मैट्रिक्स फाइंड करेंगे। मैट्रिक्स किस तरीके से फाइंड होगी, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम को हम हाइड करेंगे। तो देखिए ए टू का मल्टीप्लाई होगा किससे, बी थ्री प्लस सी थ्री, एंड
नेक्स्ट क्या है हमारे पास, ये जे के लिए जब फाइंड करना है तो सबसे पहले रो 1 हाइड करेंगे एंड कॉलम 1 हाइड करेंगे। तो देखिए क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, A1 से मल्टीप्लाई होगा B3 प्लस C3 का, एंड A3 का मल्टीप्लाई होगा B1 प्लस C2 से, C1 से सॉरी। अब थर्ड देखिए, फर्स्ट रो एज इट इज हाइट होगी जब हम के लिए फाइंड करेंगे, एंड थर्ड कॉलम हाइट होगी। तो क्या बच रहा है, A1 का मल्टीप्लाई होगा B2 प्लस C2 से, एंड A2 का मल्टीप्लाई होगा B1 प्लस C1 से। तो वही यहाँ पे हुआ है, देखिए A2 B3 प्लस C3 माइनस A3 B2 प्लस C2 आई, यहाँ पे A1 B3 प्लस C3 माइनस A3 मल्टीप्लाई विद B1 प्लस C1 J प्लस A1 B2 प्लस C2 माइनस A2 B1 प्लस C1 K। इतना क्लियर हो गया किस तरीके से है। अब ये जो है A2 A3 A1 A3 और A1 A2 इन सब का ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो देखिए क्या आ रहा है, A2 B3 प्लस A2 C3 माइनस A3 B2 माइनस A3 C2 आई, नेगेटिव साइन, फिर ब्रैकेट में A1 B3 प्लस A1 C3 माइनस A3 B1 माइनस A3 C1 J प्लस A1 B2 प्लस A1 C2 माइनस A2 B1 माइनस A2 C1 K। ये हमारी वैल्यूज आ रही है। लेफ्ट हैंड सॉल्यूशन हमने सॉल्व किया तो वो यही आ रहा है। लेफ्ट हैंड साइड क्लियर हो गया क्या सॉल्यूशन है। अब हम देखते हैं राइट हैंड साइड, क्या ये दोनों एक दूसरे के इक्वल आते हैं या नहीं आते हैं। देखिए अब राइट हैंड साइड हमें क्रॉस प्रोडक्ट देखने हैं। तो देखिए सबसे पहले A क्रॉस B देखते हैं, फिर A क्रॉस C देखेंगे, फिर दोनों को ऐड कर देंगे। तो सबसे पहले A क्रॉस B क्या है हमारे पास, I J K। A के लिए क्या है A1 A2 A3, B के लिए B1 B2 B3। इसका हम क्या फाइंड करेंगे, मैट्रिक्स। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे हम सबसे पहले I के लिए देख रहे हैं, तो फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम हाइड करेंगे। तो A इंटू B3 माइनस A3 इंटू B2, वही लिखा हुआ है I के साथ में, नेगेटिव साइन। अब हम किसके लिए फाइंड करेंगे, J के लिए। तो देखिए J फर्स्ट रो हमारी हाइड होगी एंड सेकंड कॉलम हाइड होगी। तो क्या बच रहा है, A1 मल्टीप्लाई विद B3 माइनस A3 मल्टीप्लाई विद B1 J। क्लियर हो गया। प्लस अब थर्ड क्या है, फर्स्ट रो हमारी हाइड होगी एंड थर्ड कॉलम हाइड होगी। A1 मल्टीप्लाई विद B2 माइनस A2 मल्टीप्लाई विद B1 K। इतना क्लियर हो गया। सिमिलरली A क्रॉस C के लिए भी फाइंड करेंगे। तो देखिए I J K, A के लिए A1 A2 A3, C के लिए C1 C2 C3। सबसे पहले I के लिए देखिए, तो फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम हाइड होगा। तो क्या मल्टीप्लाई होगा, A2 C3 के साथ मल्टीप्लाई होगा माइनस A3 मल्टीप्लाई विद C2। नेक्स्ट J के लिए तो सबसे पहले नेगेटिव का साइन, देन फर्स्ट रो हाइड होगी एंड सेकंड कॉलम हाइड होगी। देखिए A1 मल्टीप्लाई विद C3 माइनस A3 मल्टीप्लाई विद C1। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, K के लिए हमें देखना है, तो प्लस का साइन आएगा। अब यहाँ पे फर्स्ट रो एज इट इज हाइड होगी और थर्ड कॉलम हाइड होगी। अब तो क्या बच रहा है हमारे पास, A1 मल्टीप्लाई विद C2 एंड A2 मल्टीप्लाई विद C1। इतना क्लियर हो गया। वही टर्म्स यहाँ पे लिखी हुई हैं। अब देखिए हमें क्या करना है, A क्रॉस B प्लस A क्रॉस C, इन दोनों टर्म्स को हम क्या कर देंगे, अब डायरेक्टली ऐड कर देंगे। तो देखिए A2 B3 प्लस A2 C3 माइनस A3 B2 माइनस A3 C2 I माइनस B1 B3 प्लस A1 C3 माइनस A3 B1 माइनस A3 C1 J प्लस A1 B2 प्लस A1 C2 माइनस A2 B1 माइनस A2 C1 K। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बिल्कुल इक्वल आई हैं, तो लास्ट में हम लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। क्लियर हो गया इतना आप लोगों को। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। If either A equals to 0 or B equals to 0, then A cross B which is equals to 0 is the converse true. Justify your answer with an example. यहाँ पे हमें गिवन है कि A और B अगर 0 है तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो 0 होता है। बिल्कुल ये तो करेक्ट है। सेकंड हमें बोला गया कि क्या इसका उल्टा, कन्वर्स मीन्स उसका उल्टा, क्या उसका उल्टा जो है वो एकदम करेक्ट हमारा डॉट क्रॉस प्रोडक्ट बताएगा, मतलब A क्रॉस B जो है वो 0 ही बताएगा अगर A और B जो है वो नॉन जीरो हो। तो नॉन जीरो मतलब 0 के इक्वल ना हो, तब भी ये कंडीशन 0 हो सकती है क्या। तो देखिए हमें एग्जाम्पल के साथ जस्टिफाई करना है, तो समझ लीजिए आप ध्यान से। क्रॉस प्रोडक्ट वाली चीज़ है, नई चीज़ है आप लोगों के लिए। देखिए A विच इज इक्वल्स टू 0 एंड B विच इज इक्वल्स टू 0, देन A क्रॉस B विच इज इक्वल्स टू 0, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। अब यहाँ पे इसका कन्वर्स देखते हैं, वेयर की जगह आप लोग इसका कन्वर्स लिख दीजिए। कन्वर्स A which is not equals to 0 and B which is not equals to 0, but A क्रॉस B which is equals to 0, बट इनका क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो क्या होना चाहिए, 0 के इक्वल होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे बट लिख दीजिए, बट A क्रॉस B विच इज इक्वल्स टू 0। अब ये कंडीशन कब वैलिड होगी, यहाँ पे देखिए A क्रॉस B विच इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ A मैग्नीट्यूड ऑफ B साइन थीटा। अब A और B तो 0 हो नहीं सकते, मैंने अभी क्लियर किया है।
अगर ए और बी जीरो नहीं हो सकते तो क्या बच रहा है हमारे पास साइन थीटा, तो यहाँ पे हमें थीटा की वैल्यू ही जीरो पुट करनी पड़ेगी, तभी हमारा पूरा सॉल्यूशन जो है वो क्या होगा, जीरो के इक्वल आएगा। तो देखिए इफ साइन थीटा विच इज इक्वल्स टू जीरो देन ए क्रॉस बी विच इज इक्वल्स टू जीरो। अगर साइन थीटा जीरो की इक्वल हो तभी हमारा ए क्रॉस बी जो है वो जीरो के इक्वल हो सकता है। तो यहाँ पे हम जीरो के इक्वल की जगह पे साइन जीरो पुट कर सकते हैं, तो साइन थीटा विच इज इक्वल्स टू साइन जीरो, बिकॉज जीरो जो है वो कब आता है, साइन जीरो में ही आता है। साइन से साइन कैंसिल, थीटा की वैल्यू क्या आ रही है आपकी, जीरो आ रही है। इतना क्लियर हो गया। और ए क्रॉस बी कब जीरो के इक्वल होता है, जब ए और बी जो है वो क्या हो, आपस में पैरेलल हो, पैरेलल वेक्टर हो आपस में, तभी हमारा क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो जीरो के इक्वल होता है। तो एट लास्ट आप ये भी लिखिए। इतना क्लियर हो गया। हमने ये तो समझा दिया कि हाँ इसका कन्वर्स जो है वो एग्जिस्ट करता है। अब हमें एग्जाम्पल के साथ में बताना है, तो एग्जाम्पल देखिए, a which is equals to I plus 2j plus 3k एंड b विच इज इक्वल्स टू 2i प्लस 4j प्लस 6k। अब यहाँ पे देखिए आप बोलेंगे कि मैम ये जो वैल्यूज़ है क्या हमें याद रखनी है, याद रखने की जगह आप लोग ये माइंड में ट्रिक रखिए कि a में जो भी वैल्यूज़ होंगी उसका डबल ही आपका b होता है। यही चीज़ क्रॉस प्रोडक्ट में होती है, यही चीज़ डॉट प्रोडक्ट में होती है। जनरली क्रॉस प्रोडक्ट में तो ये फिक्स ही है, डॉट प्रोडक्ट में चेंजेस इसलिए आते हैं बिकॉज वहाँ पे हमें मल्टीप्लिकेशन करना होता है, यहाँ पे हमें मैट्रिक्स अप्लाई करना होता है, इसलिए चेंजेस आते हैं, बाकी चीज़ें सेम ही हैं। तो देखिए ए के टर्म्स का डबल होता है आपका बी, जैसे यहाँ पे 1 था तो उसका डबल 2, यहाँ पे 2 है तो उसका डबल 4, यहाँ पे 3 है तो 3 का डबल 6। क्लियर हो गया इतना। देखिए ए क्रॉस बी विच इज इक्वल्स टू आई जे के, ए की वैल्यूज है 1 2 3, बी की वैल्यूज है 2 4 6। अब हमें इसका मैट्रिक्स फाइंड करना है। तो आई के लिए क्या फाइंड करेंगे, रो हाइड होगी और फर्स्ट कॉलम हाइड होगी। क्या बच रहा है, 2 इंटू 6 12, 3 4 12, नेगेटिव का साइन बीच में। क्लियर हो गया। अब जे का फाइंड करना है तो माइनस का साइन सबसे पहले बीच में आएगा, फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम, सॉरी फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम हाइड करेंगे। 6 इंटू 1 इज 6 एंड 3 2 6। क्लियर हो गया। जे के लिए आ गई वैल्यूज। अब हम देखते हैं के लिए। फर्स्ट रो हाइड होगी एंड थर्ड कॉलम हाइड होगी। 1 इंटू 4 इज 4, 2 इंटू 2 इज 4। तो यहाँ पे हमारे क्या आ रहा है, 4 माइनस 4 के। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। 12 में से 12 जाएगा तो क्या आएगा आपका 0 आई, यहाँ पे भी 6 में से 6 गया तो 0 जे, यहाँ पे 4 में से 4 गया तो 0 के। क्लियर हो गया। तीनों जो है वो जीरो है, इसका मतलब ओवरऑल जो है ये क्या है, जीरो वेक्टर है। अब आप लोग देखिए हमने ए और बी तो नॉन जीरो लिए थे, जीरो की इक्वल दोनों की दोनों टर्म्स नहीं है। ए और बी जो है वो नॉन जीरो है, बट इनका जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो किसके इक्वल आ गया, जीरो के इक्वल। हमने एग्जांपल से भी प्रूफ कर दिया कि ए और बी अगर नॉन जीरो वैल्यूज या नॉन जीरो वेक्टर्स होते हैं तब भी जो इनका क्रॉस प्रोडक्ट आता है वो जीरो के इक्वल आ सकता है। इतना क्लियर हो गया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। Find the area of a triangle with vertex A1 1 2, B2 3 5 and C which is equals to 1 5 5। यहाँ पे A B C तीन हमें वर्टेक्स गिवन है। एक ट्राइंगल ड्रॉ कीजिए, उसकी वर्टेक्स लिख दीजिए A B C। तीनों की वर्टेक्स को हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं, वेक्टर के फॉर्म में। ए विच इज इक्वल्स टू आई प्लस जे प्लस 2 के, बी विच इज इक्वल्स टू 2i प्लस 3j प्लस 5 के, सी विच इज इक्वल्स टू आई प्लस 5j प्लस 5 के। अब जिस तरीके से हम डॉट प्रोडक्ट में सॉल्व करते थे उसी तरीके से हम यहाँ पे भी सॉल्व करेंगे। कैसे, इनका डिस्टेंस हम सॉल्व क्या करते थे, जैसे ए बी का डिस्टेंस एंड ए सी का डिस्टेंस, उसके बाद हम लोग क्या किया करते थे, डॉट प्रोडक्ट अप्लाई करते थे, साथ ही साथ में मैग्नीट्यूड की वैल्यू रहा करती थी। यहाँ पे क्या चेंजेस रहेंगे, डॉट प्रोडक्ट की जगह यहाँ पे क्या होगा, क्रॉस प्रोडक्ट होगा। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे जो डिस्टेंस निकालना है वो तो यहाँ पे भी सेम है, चेंजेस आएंगे आपके क्रॉस प्रोडक्ट के बाद के सॉल्यूशन में। सो देखिए सबसे आप कोई सी भी साइड ले सकते हैं, ए बी ले सकते हैं, बी सी ले सकते हैं, ए सी ले सकते हैं, कोई सी भी साइड ले सकते हैं। मैं यहाँ पे ए बी और ए सी ले रही हूँ। तो देखिए ए बी विच इज इक्वल्स टू बी माइनस ए। इसी तरीके से डिस्टेंस फाइंड करते हैं। पहले हमने बी की टर्म्स लिखी है, उसमें से ए की टर्म्स को माइनस करना है। पहले ए की टर्म्स को ब्रैकेट के अंदर रखा है ताकि जब नेगेटिव साइन हो तो हमें क्लियरली दिखाई दे सके कि कौन सी टर्म नेगेटिव होगी कौन सी पॉजिटिव होगी। ब्रैकेट ओपन किया, 2i प्लस 3j प्लस 5 के माइनस आई माइनस जे माइनस 2 के। सॉल्व करते हैं इसको। 2 में से 1 जाएगा बचेगा 1, 3 में से 1 जाएगा बचेगा 2, 5 में से 2 जाएगा तो बचेगा 3। यहाँ पे हमारे पास ए बी आ गया। अब हम देखते हैं ए सी। ए सी विच इज इक्वल्स टू सी माइनस ए। सी टर्म को लिखिए आई प्लस 5j प्लस 5 के माइनस आई प्लस जे प्लस 2 के। अब ये नेगेटिव साइन ब्रैकेट के अंदर जाएगा, आई प्लस 5j प्लस 5 के माइनस आई माइनस जे माइनस 2 के। ये 1 है, ये 1 है, कैंसिल आउट हो जाएगा। ये 5 है, 5 में से 1 गया तो क्या बचेगा आपका 4j, 5 में से 2 जाएगा तो आपको बचेगा 3k। क्लियर हो गया। आपके पास ए बी वैक्टर आ गया, ए सी वैक्टर आ गया। अब हम क्या करते हैं, पहले तो हम डॉट प्रोडक्ट किया करते थे इससे पहले वाले क्वेश्चंस में जो हमारे डॉट प्रोडक्ट के रहते थे एक्सरसाइज 10.3 में, बट यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट होगा। तो लिखिए ए बी वैक्टर मल्टीप्लाई विथ ए सी।
आई जे के एज इट इज हमारे पास ए बी की वैल्यूज क्या आई है 1 2 3 एंड ए सी की वैल्यूज क्या है 0 4 3 ये वाली। क्लियर हो गया। अब हमें क्या फाइंड करना है, इसका मैट्रिक्स क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करना है, तो इसमें मैट्रिक्स अप्लाई होगा। तो हमें आई की वैल्यू फाइंड करना है, तो फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम हाइड होगी, क्या बच रहा है 2 3 ज़ा 6 3 4 ज़ा 12। आई माइनस का साइन बिकॉज जे के लिए है, तो यहाँ पे किस तरीके से फाइंड होता है प्लस माइनस प्लस, इसी तरीके से सॉल्व करते हैं मैट्रिक्स। देखिए तो यहाँ पे आपका ये फर्स्ट रो हाइड होगी एंड सेकंड कॉलम हाइड होगी। 3 इंटू 1 इज 3 एंड 3 का 0 से मल्टीप्लाई 0 जे। इतना क्लियर हो गया। अब यहाँ पे देखते हैं हम के लिए, तो फिर यहाँ पे फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम हाइड होगी, तो 1 इंटू 4 इज 4 एंड 2 का मल्टीप्लाई 0 से तो 0। तो देखिए क्या वैल्यूज आ रही हैं, 12 में से 6 जाएगा तो आपको बचेगा माइनस का 6 आई, 3 यहाँ पे नेगेटिव का साइन के साथ आएगा तो माइनस का 3 जे, यहाँ पे आपका आएगा 4 के। इतना क्लियर हो गया। अब हम क्या फाइंड करेंगे, इसका एरिया फाइंड करना है हमें। कुल मिला के हमें इस ट्राइंगल को, राइट एंगल ट्राइंगल, इसका एरिया फाइंड करेंगे ना, राइट एंगल ट्राइंगल है, हम इसका एरिया फाइंड करना है। तो देखिए राइट एंगल ट्राइंगल आपका इस तरीके से होता है, आपको पता है इसमें पाइथागोरस अप्लाई होती है। ये हमारा एक नॉर्मल ट्राइंगल है जिसमें हमें वर्टेक्स गिवन है और हमें इसका क्या फाइंड करना है, एरिया फाइंड करना है। यहाँ पे हमें प्रूफ नहीं करना है कि क्या ये राइट एंगल ट्राइंगल है। अगर इसे प्रूफ करना होता तो हम इसमें पाइथागोरस अप्लाई करते, बट यहाँ पे हमें प्रूफ नहीं करना है राइट एंगल ट्राइंगल, हमें सिर्फ और सिर्फ इसका क्या करना है, एरिया फाइंड करना है। तो देखिए एरिया ऑफ ट्राइंगल विच इज इक्वल्स टू 1/2 मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी मल्टीप्लाई विथ ए सी मैग्नीट्यूड। क्लियर हो गया इतना किस तरीके से। ये जो है ये नई चीज़ है, ये एक फॉर्मूला है, ये आप लोग को याद रखना है कि हमें जो है एरिया फाइंड जब भी करना होता है तो हमें ट्राइंगल की एरिया को हाफ कर देना होता है, वही उसका फॉर्मूला होता है। क्लियर हो गया आप लोगों को। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी विच इज इक्वल्स टू 1/2 मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी मल्टीप्लाई विथ ए सी। इनकी वैल्यूज लिख लीजिए। देखिए 1/2 रूट, ये हमारे पास आई है, इसका क्रॉस प्रोडक्ट तो लिखिए -6 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर एंड 4 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर होता है 36, 3 का स्क्वायर होता है 9 एंड 4 का स्क्वायर होता है 16। 36 एंड 16 प्लस करेंगे तो क्या आएगा 52, 52 में 9 प्लस करेंगे तो आएगा आपका 61। तो ओवरऑल क्या आ रहा है √61/2 यूनिट स्क्वायर। ये आपका फाइनल आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, फाइंड द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम हुज एडजेसेंट साइड्स आर डिटर्मिनेंट बाय द वेक्टर ए विच इज इक्वल्स टू i माइनस जे प्लस 3k एंड b विच इज इक्वल्स टू 2i माइनस 7j प्लस k। यहाँ पे हमें पैरेललोग्राम गिवन है। अब हमें तो यहाँ पे किसका फॉर्मूला आता है, एरिया का फॉर्मूला आता है। तो हम क्या करेंगे, इस पैरेललोग्राम को हाफ कर देंगे, मतलब इस पैरेललोग्राम को ब्रेक करेंगे। एक ट्राइंगल आपका ये हो जाएगा, एक ट्राइंगल आपका ये हो जाएगा। यहाँ पे दो ट्राइंगल्स आ गए तो हम क्या करेंगे, ट्राइंगल का फॉर्मूला लगाएंगे, उसमें 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे बिकॉज 2 साइड्स है ना यहाँ पे, एक ये वाला ट्राइंगल एक ये वाला ट्राइंगल जो पैरेललोग्राम को ज्वाइंट कर रही है। दैट्स वाई हम यहाँ पे क्या करेंगे, एरिया निकालेंगे, उससे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जिससे क्या मिल जाए, हमें पूरा का पूरा पैरेललोग्राम मिल जाए। क्लियर हो गया आप लोग को इतना। देखिए ए वेक्टर में क्या गिवन है, i माइनस जे प्लस 3k, बी वेक्टर में गिवन है 2i माइनस 7j प्लस k। यहाँ पे सबसे पहले हम फाइंड करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट, उसके बाद इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे, उसके बाद एरिया में पुट करेंगे। तो देखिए a क्रॉस b विच इज इक्वल्स टू i j k। a की वैल्यू क्या है 1 माइनस 1 3, b की वैल्यू है 2 माइनस 7 1। सबसे पहले i फाइंड करते हैं। फर्स्ट टू एंड फर्स्ट कॉलम हाइड करेंगे, -1 का 1 से मल्टीप्लाई तो माइनस का 1, 3 का 7 से मल्टीप्लाई तो माइनस का 21 और नेगेटिव का साइन ऑलरेडी सेंटर में होता है। जे के लिए नेगेटिव का साइन सबसे पहले बाहर, फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम हाइड करेंगे तो देखिए 1 इंटू 1 एंड 3 2 ज़ा 6 जे प्लस, यहाँ पे देखिए आप लोग फर्स्ट रो हाइड करेंगे एंड थर्ड कॉलम हाइड करेंगे तो 1 का 7 से मल्टीप्लाई एंड -1 का 2 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे क्या आएगा -2k। क्लियर हो गया इतना किस तरीके से आया है। अब इसे थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं। 21 नेगेटिव का है, ये भी नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएंगे पॉजिटिव, तो -1 प्लस 20 विच इज -1 प्लस 21 विच इज इक्वल्स टू, यहाँ पे 21 में से 1 जाएगा तो ऑब्वियसली बात है 20 बचेगा। 20i 5 में से 1 गया तो क्या बचेगा, 6 में से 1 गया तो आपका बचेगा 5। नेगेटिव का होगा, नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा पॉजिटिव, तो पॉजिटिव का 5j। यहाँ पे देखिए आप लोग माइनस का 7 प्लस का 2, 7 में से 2 गया तो कितना बचेगा आपका माइनस का 5k। क्लियर हो गया, हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट आ गए। अब क्या फाइंड करेंगे, इसका मैग्नीट्यूड। a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड विच इज इक्वल्स टू √x² प्लस y² प्लस z²। यहाँ पे इनकी वैल्यूज पुट करेंगे, x की वैल्यू है 20, y की वैल्यू है 5, z की वैल्यू है -5। तो पुट कीजिए 20 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर। 20 का स्क्वायर होता है 400, 5 का स्क्वायर होता है 25 एंड -5 का स्क्वायर भी क्या होता है आपका 25। ऐड करेंगे तो देखिए
25 प्लस 25 इज 50, तो 400 प्लस 50 विच इज 450। क्लियर हो गया इतना। अब 450 को हम ब्रेक करके लिख सकते हैं। किससे ब्रेक करेंगे? 225 मल्टीप्लाई विद 2, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें सेम चीज़ मिल रही है। अब आपको भी पता है कि 225 जो है वो किसका स्क्वायर है? 15 का। स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 15 आपका बाहर आ जाएगा रूट टू रूट के अंदर। इतना क्लियर हो गया आप सभी को किस तरीके से सॉल्व किया है। अब हमें क्या फाइंड करना है? एरिया ऑफ ट्राइंगल। देखिए एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी, सो 1/2 मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी, यही होता है हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करने का। बट यहाँ पे क्या है? पैरेललोग्राम है, दो ट्राइंगल से, एक ये है और एक ये है, तो यहाँ पे हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 इंटू 1/2, 2 से 2 कैंसिल, तो क्या बच रहा है? ए क्रॉस बी मैग्नीट्यूड। ए क्रॉस बी मैग्नीट्यूड की वैल्यू क्या है? 5√2 लिख दीजिए। यहाँ पे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम विच इज इक्वल्स टू 15√2 यूनिट स्क्वायर, बिकॉज यही आपकी वैल्यू है 15√2। ठीक है, 15√2 यही आपका स्क्वायरिंग आ रही थी। यहाँ पे जब हम लोगों ने इसमें क्या फाइंड किया है? मैग्नीट्यूड, तो हमारे पास क्या आ रहा है? 15√2, और यही आपका क्या है? पैरेललोग्राम की जो हमारा एरिया है यही चीज़ है सेम, बिकॉज 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया है, तो हमारे पास क्या बच रहा है? सिर्फ और सिर्फ ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, और ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड क्या है? 15 मल्टीप्लाई विथ √2 स्क्वायर। क्लियर हो गया? यूनिट स्क्वायर, सॉरी। यहाँ तक आप सबको समझ में आ गया किस तरीके से हमने सॉल्व किया है। देखिए हमें पैरेललोग्राम फाइंड करने के लिए बोला गया था, हमें ट्राइंगल फाइंड करना आता ही है, तो हम लोगों ने इसको ब्रेक किया, दो ट्राइंगल्स हो गए, तो हमने जो ट्राइंगल का फॉर्मूला था उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमें पूरे पैरेललोग्राम की वैल्यू मिल गई है। क्लियर हो गया आप सभी को। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। लेट द वेक्टर ए एंड बी बी सच दैट ए मैग्नीट्यूड विच इज इक्वल्स टू 3, ए का मैग्नीट्यूड 3 है, बी का मैग्नीट्यूड √2/3 है। देन ए क्रॉस बी इज अ यूनिट वेक्टर। ए क्रॉस बी यूनिट वेक्टर है, मतलब ए क्रॉस बी का जो मैग्नीट्यूड है वो 1 के इक्वल है। इफ द एंगल बिटवीन ए एंड बी इज, हमें ए और बी का एंगल फाइंड करना है, इसका मीनिंग है हमें थीटा फाइंड करना है, राइट। तो यहाँ पे आपका फॉर्मूला अप्लाई होगा ए क्रॉस बी वाला। ए क्रॉस बी वाला कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई होने वाला है? ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई विथ साइन थीटा, इसी से हमें क्या मिलेगा? थीटा की वैल्यू मिलेगी। देखिए मैग्नीट्यूड ऑफ ए की वैल्यू हमें गिवन है 3, मैग्नीट्यूड ऑफ बी की वैल्यू हमें गिवन है √2/3। अब हमें क्या साथ में गिवन है क्वेश्चन में कि ए क्रॉस बी जो है वो क्या है? आपका यूनिट वेक्टर। इसका मीनिंग है कि ए क्रॉस बी का जो मैग्नीट्यूड है वो किसके इक्वल है? 1 के इक्वल है। अब हमें क्या फाइंड करना है? थीटा। हमारा फॉर्मूला क्या होता है क्रॉस प्रोडक्ट का? ए क्रॉस बी विच इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी एंड साइन थीटा। ए और बी के मैग्नीट्यूड की वैल्यू हमें गिवन है, पुट कर दीजिए। ए क्रॉस बी मैग्नीट्यूड विच इज इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाई विथ √2/3 साइन थीटा। 3 से 3 कैंसिल, तो क्या बच रहा है हमारे पास? आपको पता है इनके क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड क्या है? 1, तो पुट कर दीजिए। यहाँ पे इसको आप इक्वेशन 1 नाम दे सकते हो, यहाँ पे लिख दीजिएगा फ्रॉम 1। देखिए 1 इक्वल्स टू √2 साइन थीटा। अब ये जो √2 है ये लेफ्ट हैंड साइड भेजते हैं, सॉरी, √2 को लेफ्ट हैंड साइड भेजेंगे, मल्टीप्लाई में है, लेफ्ट हैंड साइड जाएगा तो डिवाइड में चेंज हो जाएगा, तो 1/√2 विच इज इक्वल्स टू साइन थीटा। अब साइन में 1/√2 कब आता है? π/4 में। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल आपको याद ही होगी, मैंने हिंट भी बताई है किस तरीके से आप याद कर सकते हैं, मतलब ट्रिक बता रखी है, तो आप लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक में जाके देख सकते हैं। मैंने बहुत अच्छे तरीके से समझाया कि किस तरीके से आप टेबल को याद कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे कब आता है 1/√2? π/4 में, तो साइन π/4 विच इज इक्वल्स टू साइन थीटा। साइन से साइन कैंसिल, क्या बच रहा है हमारा? थीटा इक्वल्स टू π/4। यही आपका आंसर है, यही आपकी थीटा की वैल्यू है, तो आपका ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है। अब हम देखते हैं इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। एरिया ऑफ रेक्टेंगल हैविंग वर्टेक्स ए बी सी एंड डी विद अ पोजिशन वेक्टर। यहाँ पे हमें 4 वेक्टर्स गिवन है, 4 वर्टेक्स गिवन है, सॉरी 1 2 3 4 वर्टेक्स गिवन है। एक को हम ए मानते हैं, एक को बी मानेंगे, एक को सी मानेंगे, एक को डी मानेंगे रिस्पेक्टिवली। हमें यहाँ पे फाइंड क्या करना है? एरिया फाइंड करना है। तो देखिए जिस तरीके से हमने अभी पैरेललोग्राम में किया था वही सेम चीज़ हम यहाँ पे भी करेंगे। हम क्या करेंगे? रेक्टेंगल को भी ब्रेक कर देंगे, ठीक है, एक ये ट्राइंगल हो जाएगा, एक ये ट्राइंगल हो जाएगा। एरिया फाइंड करते समय क्या करेंगे? 1/2 मल्टीप्लाई विथ 2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा? डायरेक्टली हमारे पास ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, और वही इसका भी आंसर होगा यूनिट स्क्वायर के साथ। इतना क्लियर हो गया आप लोग को? तो देखिए वेक्टर ए विच इज इक्वल्स टू -i प्लस 1/2j प्लस 4k, बी विच इज इक्वल्स टू i प्लस 1/2j प्लस 4k, सी विच इज इक्वल्स टू i माइनस 1/2j प्लस 4k, डी विच इज इक्वल्स टू -i माइनस 1/2j प्लस 4k। सबसे पहले हम देखेंगे ये, यहाँ पे हम देखेंगे ये वाला ट्राइंगल फर्स्ट वाला, बिकॉज इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ओवरऑल पूरा ही हमको मिल जाना है, पूरा का पूरा रेक्टेंगल का एरिया। तो यहाँ पे हम ए डी बी के लिए देखते हैं, तो हम सबसे पहले क्या ले रहे हैं? ये ए बी। आप लोग चाहें तो ए बी डी भी फाइंड कर सकते हैं, ए सी भी फाइंड कर सकते हैं, ए डी भी फाइंड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट हाफ ट्राइंगल है ना, तो आप लोग देखिए क्या ट्राइंगल है हमारा? ए बी
डी। तो आप चाहे तो ए बी ले सकते हैं, चाहे तो ए डी ले सकते हैं, और चाहे तो डी और बी ले सकते हैं, आपकी मर्जी है, कोई सा भी ले सकते हैं। यहाँ पे कोई फिक्स नहीं है कि आपको इसी के डिस्टेंस को फाइंड करना है। तो देखिए ए बी विच इज इक्वल्स टू बी माइनस ए, यहाँ पे हमारे पास बी क्या है, आई प्लस 1/2j प्लस 4k माइनस, ब्रैकेट के अंदर रखिएगा पहले टर्म को ए की, देखिए माइनस का आई प्लस 1/2j प्लस 4k। अब ये नेगेटिव का साइन ब्रैकेट के अंदर लेके जाइए, आई प्लस 1/2j प्लस 4k प्लस आई प्लस 1/2j माइनस का 4k। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ पे देखिए नेगेटिव का साइन यहाँ पे भी जाएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस का 1/2, राइट। यहाँ पे माइनस का 1/2, यहाँ पे आएगा माइनस का 4। देखिए आई प्लस आई 2i हो गया, राइट। अब देखिए 1/2j नेगेटिव का, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, 4k पॉजिटिव 4k नेगेटिव, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या बच रहा है आपका, सिर्फ और सिर्फ 2i। ए बी विच इज इक्वल्स टू 2i, ए बी वैक्टर हमारे पास क्या आ गया है, 2i आ गया, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम देखते हैं ए डी वैक्टर विच इज इक्वल्स टू डी माइनस ए। अब यहाँ पे हमारे पास डी की क्या क्या वैल्यूज है, माइनस आई माइनस 1/2j प्लस 4k, नेगेटिव साइन के साथ ब्रैकेट के अंदर वैल्यूज को लिखेंगे ए की, जिसके कारण से साइन में गलती ना हो हम लोगों से। तो देखिए माइनस आई प्लस 1/2j प्लस 4k, अब ये नेगेटिव साइन ब्रैकेट के अंदर जाएगा, माइनस 1/2j प्लस 4k प्लस आई माइनस 1/2j माइनस का 4k। अब यहाँ पे देखिए ये क्या है, नेगेटिव का आई, ये पॉजिटिव का आई, कैंसिल आउट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, माइनस का 1/2, और यहाँ पे भी माइनस का 1/2 ऐड होगा, 1/2 प्लस 1/2, देखिए बाहर नेगेटिव का साइन ले लीजिए कॉमन। तो देखिए यहाँ पे जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 2/2 विच इज इक्वल्स टू -1j। क्लियर हो गया किस तरीके से सॉल्व हुआ। तो यहाँ पे j की वैल्यू आ रही है क्या, माइनस का 1j। अब हम देखेंगे यहाँ पे k के लिए, तो यहाँ पे क्या है, प्लस का 4, यहाँ पे है माइनस का k 4, नेगेटिव से पॉजिटिव का 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा, माइनस का j। इतना सबको क्लियर हो गया। अब हम क्या फाइंड करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट ए बी मल्टीप्लाई विथ ए डी विच इज इक्वल्स टू आई जे के। ए बी की वैल्यूज क्या है 2 0 1 एंड ए डी की वैल्यू क्या है 0 -1 0। अब हम क्या फाइंड करेंगे इसका क्रॉस प्रोडक्ट। तो देखिए सबसे पहले आई की वैल्यूज देखते हैं, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम हाइड होगी, जीरो का किसी से भी मल्टीप्लाई होगा तो ओवरऑल जीरो ही आना है। जे के लिए देखिए सबसे पहले बाहर माइनस का साइन, फिर इसको फर्स्ट रो को हाइड करेंगे एंड फर्स्ट कॉलम को हाइड करेंगे, जीरो का किसी से मल्टीप्लाई होगा तो जीरो ही आएगा। अब हम देखते हैं के लिए, तो फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम हाइड करेंगे तो 2 का -1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, माइनस का 2, और जीरो का किसी भी टर्म से मल्टीप्लाई होगा तो जीरो ही आएगा। तो देखिए ओवरऑल क्या आ रहा है, आई 0 जे 0 और के जो है वो क्या आ रहा है माइनस का 2, तो लिख दीजिए माइनस का 2k। अब हम क्या फाइंड करेंगे इसका मैग्नीट्यूड। तो देखिए ए बी मल्टीप्लाई विथ ए डी विच इज इक्वल्स टू √x² प्लस y² प्लस z² विच इज इक्वल्स टू x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0, z की वैल्यू है -2 का स्क्वायर, एंड 2 का स्क्वायर क्या होता है आपका √4, और √4 क्या होता है 2 यूनिट स्क्वायर। क्लियर हो गया, ऑप्शन सी आपका क्लियर आंसर है। अब ये किस तरीके से क्लियर आंसर हो गया, मैंने यहाँ पे एरिया क्यों नहीं निकाला, बिकॉज देखिए आप लोग एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी यही है आपका ट्राइंगल। यहाँ पे जब हम फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या करेंगे, 1/2 मल्टीप्लाई विथ 2 एंड साथ साथ में क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी एंड ए डी, राइट। ये इसी तरीके से हमारा एरिया फाइंड होगा, 2 से 2 कैंसिल, तो क्या बच रहा है हमारे पास, ए बी मल्टीप्लाई विथ ए सी, सॉरी ए बी डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट, सॉरी डॉट नहीं क्रॉस है, ए बी क्रॉस प्रोडक्ट विथ ए डी। अब इनका मैग्नीट्यूड क्या है हमारे पास 2 ही है, तो यही आपका एरिया भी होगा, राइट, बिकॉज 2 से तो 2 कैंसिल आउट हो गया, तो कोई भी एक्स्ट्रा टर्म नहीं बच रही, सिर्फ और सिर्फ हमारे पास क्या है, ए बी का क्रॉस प्रोडक्ट ए डी के साथ मैग्नीट्यूड फॉर्म में, जो कि क्या है आपके पास वैल्यू इसके 2 है, तो इसलिए यहाँ पे मैंने डायरेक्टली लिख दिया है यूनिट 2 स्क्वायर। आप चाहे तो ये पूरी स्टेप करने के बाद ये आंसर लिखें तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट है, यहीं पे आपकी एक्सरसाइज एंड होती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग, थैंक यू।